वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर्स तक में हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कंप्लीट कर लिया है। इसका एग्जाम वेटेज 10 टू 12 मार्क्स तक का होता है। आज जो हम लोग चैप्टर सीए फाउंडेशन का स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसका एग्जाम वेटेज अभी तक जो अटेम्प्ट्स हुए ना उसमें अराउंड 6 मार्क्स तक का रहा है। ठीक है। इससे मेनली डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे सिखाता चलता हूँ। आपको अगर कहीं कोई समस्या है, कोई डाउट आए तो यू आर फ्री टू आस्क, आप पूछिएगा कि सर ये चीज नहीं आ रही है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक छोटी छोटी बातों को लेते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये बेसिकली हमको क्या बताता है कि हमारे देश में लॉज कैसे बनते हैं, लॉज कैसे होते हैं, हमारे देश का जुडिशरी या जस्टिस सिस्टम कैसा है। ये सारी चीजें इस चैप्टर में कवर होती है। ठीक है। तो इस चैप्टर को चालू करने से पहले एक बेसिक बात बोलता हूँ, ध्यान रखना। देखो, सारी चीजें जो है अगर प्रॉपर तरीके से चलाना है तो हर चीज के लिए रूल या नियम बने होने चाहिए। ठीक है। जैसे जानवरों में और हमें फर्क बेसिकली क्या है कि जानवर ना नियम नहीं मानते, उनका एक ही नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बट क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम लोग नियमों पे चलते हैं, रूल्स पे चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब रूल्स की बात आती है ना तो कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ रूल्स होते हैं, जो हम खुद के लिए बनाते हैं। ठीक है। एक इंसान जो रूल्स अपने खुद के लिए बनाता है ना बच्चों, उन रूल्स को हम लोग बोलते हैं एथिक्स। जैसे मैं हमेशा सच बोलूंगा, मैं ऑनेस्ट रहूंगा, ये सब मेरे खुद के बनाए रूल्स है, ये एथिक्स है, मेरे उसूल है। ठीक है। वैसे ही हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी को भी ढंग से वर्क करने के लिए कुछ रूल्स चाहिए होते हैं। तो जो रूल्स समाज पर एप्लीकेबल होते हैं, समाज के वेलफेयर के लिए बनते हैं ना, उन रूल्स को लॉ बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे हमारा समाज है, भारतीय समाज, हम लोग डेमोक्रेसी पे चलते हैं। हम ना अपने देश को अच्छे से चलाने के लिए गवर्नमेंट चुनते हैं, इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल में गवर्नमेंट चुनते हैं। और ये जो गवर्नमेंट है हमारे ऊपर बहुत सारी ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज लगा देती है, ताकि हमारा जो समाज या सोसाइटी है उसका वेलफेयर हो सके और सबको जस्टिस मिल सके। बस यही एक लॉ है। तो लॉ का मतलब होता है सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। हमारे यहाँ कोई राजा तो नहीं है ना, तो गवर्नमेंट जो ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज लगा रही है ताकि वेलफेयर हो सके और सोसाइटी को जस्टिस मिल सके, उसे हम लॉ बोलते हैं। तो चलो रिपीट करो लॉ की डेफिनेशन। लॉ इज अ सेट ऑफ क्या, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ने लगाया, फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड जस्टिस टू सोसाइटी। ठीक है। आई थिंक ये तो बात समझ आ गई है। एक छोटा सा क्वेश्चन अभी तक तो एग्जाम में नहीं आया, लेकिन मे भी आ सकता है 2 मार्क का, कि ये लॉ का ओरिजिन है कहाँ से। तो एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था बेबीलोन। वहां एक राजा थे जिनका नाम था किंग हम्मुराबी। किंग हम्मुराबी क्या करते थे, बड़े बड़े स्टोन्स पे ना नियम लिख देते थे और अपने शहर के अलग अलग कॉर्नर्स पे उन स्टोन्स को लगा देते थे, ताकि पब्लिक को नॉलेज रहे कि नियम क्या है। तो ये जो कोड ऑफ हम्मुराबी है, ये जो नियम हम्मुराबी ने बनाए, वो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटन लॉ है, याद रखना। ये किंग हम्मुराबी ने बनाए थे, जो बेबीलोन पे रूल करते थे 1792 से 1758 तक। उन्होंने बल्कि स्टोन्स ले दिया, बड़े बड़े स्टोन्स पे नियम लिख दिए और शहर के हर कोने में रख दिए। जो आते जाते लोग थे उनको नियम मानते होते थे, और उन्होंने जजेस को अपॉइंट कर दिया ये चेक करने के लिए कि रूल्स या नियम बराबर फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। तो ये कभी शायद हो जाए तो 2 मार्क्स का आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा कोड ऑफ हम्मुराबी। ये कहीं से भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। ठीक है। अगेन मैं वापस आता हूँ, लॉ क्या है, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी है जो गवर्नमेंट इंपोज कर रही है। अब हमारा जो भारत देश है बहुत बड़ा देश है, तो हमारे देश में जो लॉ के मेन सोर्सेस है वो क्या है। ये वाला क्वेश्चन लॉ के जो मेन सोर्सेस है ये सितंबर 2025 में आया, सितंबर 2025 अटेम्प्ट में आया था, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लॉ। और ये 6 मार्क वेटेज में आया था, डिफाइन लॉ, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लॉ। तो इंडिया में जो अगर मैं बोलूं लॉ के मेन सोर्सेस है, उसमें सबसे बड़ा सोर्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन एक कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें आम लोगों के राइट्स, गवर्नमेंट के ड्यूटीज सब कुछ बताए गए हैं। और हमारे देश में जितने मेजर लॉज है सबका मेन सोर्स तो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट को पावर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही कोर्ट का निर्माण करता है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मेन सोर्स क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा सोर्स ऑफ लॉ हमारे देश में है स्टैट्यूट। स्टैट्यूट को हम लोग एक्ट या रिटन लॉ भी बोलते हैं। हमारे देश में जो लॉज या स्टैट्यूट है ये पास होते हैं पार्लियामेंट में, मतलब देश की संसद।
और अगर स्टेट का लॉ है तो वो पास होगा स्टेट असेंबली में। स्टेट असेंबली को हिंदी में कहा जाता है विधानसभा। विधानसभा। तो हमारे देश में डेमोक्रेटिकली लॉ पार्लियामेंट में डिस्कस होके बनते हैं, और स्टेट में है तो विधानसभा या स्टेट असेंबली में। जो लॉ वहां बनते हैं उनको स्टैट्यूट या हम एक्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे ले लो, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। अभी आप देखोगे ना, इंडिया में बना है किस मैटर को लेकर, कंपनीज को लेकर एक्ट है। एक्ट मतलब स्टैट्यूट होता है। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 वो लॉ है जो हमारे देश के पार्लियामेंट में बना है। ऐसी बहुत सारे एक्ट और लॉज बनाता है पार्लियामेंट, उसे स्टैट्यूट बोलते हैं। ये अगला सोर्स है। तीसरा सोर्स जो है वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब होता है जुडिशियल डिसीजन, कोर्ट के दिए गए फैसले। जैसे हमारे देश का जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, आप सबको ये बात पता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई डिसीजन दिया तो डिसीजन एक प्रेसिडेंट बन जाता है। प्रेसिडेंट बनने का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, अब जितने ऑल कोर्ट्स हैं भारत के, जितने भी डिफरेंट कोर्ट्स हैं, सबको ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का मानना पड़ेगा। इसे प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो अब लॉ के तीन मेन सोर्स देखो। सबसे मेजर सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। दूसरा वो स्टैट्यूट या रिटन लॉज या एक्ट है जो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में बन रहे हैं। तीसरा प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट मतलब होता है जुडिशियल डिसीजंस, कोर्ट के फैसले जो अन्य कोर्ट मानेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया तो उसको सारे कोर्ट मानेंगे, ये प्रेसिडेंट कहलाता है। इसको फॉर्मली हम लोग जुडिशियल प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं सारे कस्टम एंड यूसेज। कस्टम एंड यूसेज मतलब तो सोशल प्रैक्टिसेस। देखो लॉ इंसानों के लिए तो बन रहे हैं ना, तो इंसानों के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते। तो हमारी जो सोशल प्रैक्टिसेस है, जो हमारे रीति रिवाज है, उसी अनुसार फिर क्या बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे शादी करने के अपने नियम है कि मुस्लिम पर्सन है तो कबूल है, कबूल है, कबूल है करके अपनी कंसेंट देगा। एक हिंदू पर्सन है तो 7 फेरे देगा। ये सब कस्टम एंड यूसेज है। उसी को बाद में फॉर्मली लॉ बना दिया गया कि शादी होगी तो मैरिज सर्टिफिकेट भी बना लो। तो देखो लॉ के मेन 4 सोर्स अब सीखो कौन कौन से हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट, प्रेसिडेंट और कस्टम और यूसेज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको मैंने लॉ का मतलब बता दिया, मैंने आपको सोर्सेस ऑफ लॉ बता दिया। अब हम बात करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है, हमारे देश में लॉ बनता कैसे। देखो लॉ बनाने का सिस्टम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये देखती रहती है कि किस किस हिस्सों में कानून बनाने की जरूरत है। ये गवर्नमेंट को सजेस्ट करती है कि इस मैटर को लेकर लॉ चाहिए देश में। ठीक है, खाली मिनिस्ट्री ने, कोई और भी मिनिस्ट्री हो वो भी कर सकती है, मेन तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। अब गवर्नमेंट सीधे रूल नहीं बना सकती तो वो क्या करती है, इस लॉ को प्रपोज करती है। इसे प्रपोज किया जाता है पार्लियामेंट में। और जब कोई लॉ पार्लियामेंट में प्रपोज होता है तो वो बिल कहलाता है। तो लॉ बनाने की शुरुआत तब होगी जब लॉ का एक प्रपोजल आएगा कि इस चीज को लेकर कानून बनाना है, ये प्रपोजल पार्लियामेंट में आता है और उसे बिल बोलते हैं। जब एक बार पूरा डिस्कशन और डिबेट हो जाता है तो फिर ये जो लॉ है इसको हम कहाँ पास करते हैं, लोकसभा में। ये लॉ लोकसभा में पास होता है। ठीक है, देन फिर बराबर वोटिंग से ये राज्यसभा में पास होता है। मैं आपको बता दूं, हमारे देश का पार्लियामेंट 2 हाउसेस में बटा हुआ है, जहाँ लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं। यहाँ हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, जो 5-5 साल में इलेक्शन होता है। गवर्नमेंट जो बनती है वो हमारे चुने सदस्यों से बनती है, वो लोकसभा में जाते हैं। और हर स्टेट से कुछ मेंबर जाते हैं, वो जाते हैं राज्यसभा में। तो जब कोई बिल या प्रपोजल आया है तो दोनों हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा में, जब तक वो पास नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब पार्लियामेंट के दोनों हाउस में कोई बिल पास हो गया तो अब उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा हमारे माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, जो इस पर अपनी कंसेंट देंगे या असेंट देंगे। ठीक, अब प्रेसिडेंट ने जैसे बोल दिया कि इसमें करेक्शन करो तो ये वापस बिल पार्लियामेंट चला जाएगा। और अगर प्रेसिडेंट ने बोला ठीक है मैं इस पे कंसेंट देता हूं, तो देन गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफाई कर देगी। ठीक है, पब्लिकेशन लाएगी अपने ऑफिशियल गजट में। ऑफिशियल गजट मतलब गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस होते हैं, उसमें गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी कि प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दी है। और एक डेट लिख दी जाएगी कि इस डेट से ये लॉ एप्लीकेबल है। तो जब इफेक्टिव डेट आएगी और डेट बता दी जाएगी, यही जो लॉ है आज तक जो बिल हुआ करता था, अब वो जाके क्या बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा। तो देखो लॉ की शुरुआत हुई बिल से और लॉ आखिरी में बना क्या, एक्ट। पहले प्रपोज हुआ तो बिल था, फिर कहाँ पास हुआ, लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर किसके पास भेजा गया,
प्रेसिडेंट के पास। फिर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि ये लॉ देश में लागू करना है, इस इफेक्टिव डेट से लागू करना है, तो जब डेट आ जाएगी तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनता है। आई होप आपको ये इजी वे में लॉ मेकिंग प्रोसेस भी समझ आया होगा। अब हम लोग आते हैं हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में लॉज कौन कौन से हैं। तो देखो, पहले तो ना एक बेसिक बात समझ लो कि लॉ की तो दो ही ब्रॉड ब्रांच है। अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो किसी पर्सन को इंजुरी पहुंचाता है, किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पीपल को, ठीक है, या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे देश में लॉ जो नुकसान के मामलों से डील करता है उसको क्रिमिनल लॉ बोलते हैं, क्राइम बोलते हैं। और अगर नुकसान किसी इंसान को नहीं हो रहा है, मामला मान लो किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, मामला मान लो फैमिली से रिलेटेड है, छोटे मोटे फैमिली डिस्प्यूट है, मामला प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो फिर ये क्राइम तो नहीं, गुनाह तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, परिवार में छोटे मोटे झगड़े गुनाह तो नहीं है। तो ये सारे मैटर जो जाते हैं ना वो जाते हैं सिविल मैटर्स। फर्क बस इतना है कि जब मैटर क्रिमिनल होता है तो उसमें आपको पनिश किया जाता है, और जब सिविल मैटर होता है तो इसमें पनिश जो होता है वो फाइन के रूप में होता है, मनी के रूप में होता है। अंतर इतना सा है। तो हमारे लीगल सिस्टम में लॉ की दो ब्रॉड ब्रांच कर देते हैं अपन। एक है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ मतलब बेसिकली वो लॉ है जो रिलेट करते हैं हम जब कोई पब्लिक रॉन्ग करते हैं या कोई कानून तोड़ते हैं, जिसकी हमें फिर पनिशमेंट मिलती है, जेल जाना पड़ता है, जैसे मर्डर करना, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, ये सब क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल ऑफेंसेस है। ठीक है। अभी हमारे देश में जो क्रिमिनल लॉ है ये सब मामलों को लेकर चल रहा है, उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। ठीक है। सिमिलरली जो मैटर क्राइम नहीं है वो किस में आ जाता है, वो आ जाता है सिविल लॉ में। तो जैसे अगर मतलब मान लो मैटर ऑफ डिस्प्यूट या झगड़ा इंडिविजुअल के बीच या संस्थाओं के, ऑर्गेनाइजेशन के बीच, तो सब सिविल लॉ में जाते हैं। सिविल लॉ को आप डिवाइड कर सकते हो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, फैमिली लॉ में, प्रॉपर्टी लॉ में, और लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट मतलब गलत होना या सिविल रॉन्ग होना, कोई चीज गलत होती है तो उसको टॉर्ट बोलते हैं। तो ये सब बेसिकली सिविल लॉ की फर्दर कैटेगरीज। इसके कुछ एग्जांपल सिविल लॉ के मैं ले लूं तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट टूटना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, आपको गुड्स डिलीवर नहीं हुए, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, आपने किसी को उधार दिया उसने आपको पैसा वापस नहीं किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, मकान मालिक किराएदार का झगड़ा। ये सब सिविल लॉज के मैटर्स होते हैं। तो पहले तो आप ये सीख लिए दो मेजर ब्रांच क्या हो गई, क्रिमिनल लॉ, और दूसरी कौन सी हो गई, सिविल लॉ। अब उसके बाद फिर एडिशनली हम कॉमन लॉज को भी मानते हैं। कॉमन लॉ मतलब जुडिशियल प्रेसिडेंट होते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब जजमेंट होता है, जो जजमेंट कोर्ट्स ने डिलीवर कर दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट डिलीवर कर दिया तो देश के सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग है। ये बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 141 बोलता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन या जजमेंट की अगर किसी बच्चे की उम्र 14 ईयर और लेस है, 14 साल से कम है, तो उससे आपको काम नहीं कराना है, बाल मजदूरी कहलाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट डिलीवर किया था, एमसी मेहता केस का ये जजमेंट है, जजमेंट ये डिलीवर किया तो पूरे देश के कोर्ट्स पे लागू होगा कि आप अपने एरिया में बात मनवाओ कि अगर बच्चों की उम्र 14 साल से कम है तो उनसे काम नहीं कराना है। तो लॉ का तीसरा टाइप आप बोल सकते हो कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मतलब केस लॉ होते हैं या कोर्ट के दिए गए फैसले। इस चीज को सपोर्ट करने के लिए एक प्रिंसिपल भी बनाया गया है। डॉक्ट्रिन मतलब रूल होता है या प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल बनाया गया है जिसको बोलते हैं स्टेयर डिसाइसिस। स्टेयर डिसाइसिस एक प्रिंसिपल है जो कॉमन लॉ को सपोर्ट करता है। इसका मतलब होता है जो डिसाइड हो गया है उसको सब फॉलो करो। स्टेयर डिसाइसिस बेसिकली कोर्ट्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन बनाता है कि अगर कोई जजमेंट पास किया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो सारे जितने कोर्ट्स हैं उनको ये डिसीजंस क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे बताया ना 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराना है। अब स्टेयर डिसाइसिस लग गया कि सभी को अब ये नियम फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी उतने से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराए। ये बात कोर्ट्स पे लागू होती है, याद रखना ना, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स कोर्ट्स पे लागू होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला तो देश के सारे कोर्ट पे बात लागू हो रही है। हाई कोर्ट ने कुछ बोला तो उस स्टेट पे जितने कोर्ट आते हैं उन पर ये बात लागू होती है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस मतलब होता है गोइंग बियॉन्ड द लॉ। देखिए जो लॉ मेकर्स या जजेस जो हैं वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। माना लॉ या एक्ट में बहुत सारी बातें लिखी होती है, बीइंग की स्पेलिंग BEING, बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। ये भी जज हैं, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि एकदम जो ऑन बुक्स लिखा है वो एकदम आंख बंद करके वही फॉलो करे। इनको अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। इस अपने दिमाग को लगाने को हम लोग जस्ट नेचुरल या नेचुरल जस्टिस या गोइंग बियॉन्ड द लॉ बोलते हैं।
ठीक है। तो इसे सपोर्ट करने के लिए नेचुरल जस्टिस को दो रूल काम आते हैं। एक रूल किया जाता है नेमो जुडेक्स इन कॉजस हुआ। नेमो जुडेक्स इन कॉजस हुआ मतलब होता है कि अगर एक जज है, उनके सामने केस आता है, इस केस में उनका पर्सनल रिलेशन या पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ गया है। जैसे मान लो इनके सामने जो केस आया इनके ही फैमिली मेंबर्स का आया, तो फिर ये यहाँ पे जजमेंट पास नहीं करेंगे या फैसला नहीं देंगे। नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज, इट इज अ रूल अगेंस्ट प्रीजुडिस। इसमें क्या होगा, बेसिकली बायस आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा ना, क्योंकि इनका खुद का पर्सनल मामला है। तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल बोलता है किताबों में जो लिखा है उसके आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है, लॉ में भी ये बात अप्लाई होती है। तो इसमें जो प्रिंसिपल फॉलो होता है वो है नेमो जुडेक्स इन कॉजस हुआ, कि अगर एक जज है उसका कोई पर्सनल मामला आ गया है तो वो उसमें हियरिंग नहीं करेगा, फैसला नहीं सुनाएगा। दूसरा इसमें रूल जो बनाया गया है वो बनाया गया है ऑडी अल्टरम पार्टम। ऑडी अल्टरम पार्टम का मतलब होता है फेयर हियरिंग, हियर द अदर साइड। कभी भी एक पक्ष या एक साइड की बात सुन के फैसला नहीं सुनाना चाहिए। ठीक है। जब तक दोनों लोगों की बात या दोनों पार्टीज की बात नहीं सुनेंगे तब तक कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। इसे ऑडी अल्टरम पार्टम बोलते हैं। यह है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है। अब चलो क्विकली मेरे साथ रिपीट करो आज क्या क्या पढ़े हो। जैसे क्लास की शुरुआत हुई तो आज मैंने आपको लॉ का मीनिंग बताया। ये डिफाइन लॉ करके हम लोग को क्वेश्चन आता है, तो लॉ की एग्जैक्ट यही डेफिनेशन एग्जाम में लिखिएगा। कोड ऑफ हम्मुराबी आई होप आप लोग को समझ आया होगा। फिर मैंने आपको सोर्सेस ऑफ लॉ बताया, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टैट्यूट है, प्रेसिडेंट है और कस्टम यूसेज है। फिर मैंने आपको लॉ मेकिंग प्रोसेस बताया कि पहले बिल होता है, फिर लोकसभा जाता है, फिर राज्यसभा जाता है, प्रेसिडेंट कंसेंट करते हैं तो गवर्नमेंट नोटिफाई करके एक्ट बना देती है। अब इंडियन लीगल सिस्टम में जो लॉज हैं उसके बारे में बताया। 6 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम। इसमें मैंने आपको क्रिमिनल लॉ बताया, सिविल लॉ बताया, दो तो मेन यही है। कॉमन लॉ मतलब क्या होता है, जुडिशियल प्रेसिडेंट या कोर्ट के जजमेंट से कोर्ट के डिसीजंस। और नेचुरल जस्टिस का रूल बताया, ये दो रूल्स पे चलता है, किस पे, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ और ऑडी अल्ट्रम पार्टम। तो सर जैसे हमको एग्जाम में आ गया कि टाइप्स ऑफ लॉ लिखो तो सिर्फ दो लिखेंगे कि चारों? अब चारों लिख के आओगे ना, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ और आखिरी में नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे जो एक टाइप ऑफ लॉ ही है कि लॉ के आगे भी अपना कॉमन सेंस लगा के चीजों को पढ़ना है। तो आज का ये जो लेक्चर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंपाइल कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तब तक थैंक यू सो मच। आप लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखिए, प्रिपेयर करिए। मैं आपको सारे नोट्स भी इसके शेयर करता रहूंगा। आप मुझसे पर्सनली दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। इतना ही आज का लेक्चर है, कल फिर मिलेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे।